वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम इन केमिस्ट्री साइट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। ये आपका गैस स्टेट का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। यहाँ पे मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस के बारे में, फिर एटॉमिसिटी के बारे में। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है ना, आपको इन छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको जेईई मेंस में, एडवांस में, नीट में, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं इंजीनियरिंग के या फिर मेडिकल में, तो उसमें ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टॉपिक क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सबसे पहले मीनिंग जानते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल सकते हैं द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ ऑल मास पॉइंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, है ना, कि स्पेस में किस तरीके का पोजीशन है, उस पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जितने भी आपको क्या होगा जी कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेंगे, वही क्या कहलाता है आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात होती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटे से पार्टिकल की बात करता हूं, तो उसका पोजीशन स्पेस में स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? तो 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सा? एक आपका एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस। क्लियर बात? एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस मुझे अगर पता चल जाए तो मैं किसी भी एक एटम का क्या कर सकता हूं, कोऑर्डिनेट पता कर सकता हूं ना। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर n एटम होता है, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो आप ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि अगर n एटम होता है तो उसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हो सकते हैं रिक्वायर्ड उन सारे के सारे पार्टिकल्स का पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए। तो एक के लिए 3, तो n के लिए कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ n। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि टू रिप्रेजेंट 1 एटम देयर इज 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ एटम्स, है ना। एटम के पोजीशन को दिखाने के लिए क्या होगा जी, 3 तरीके का कोऑर्डिनेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, और वो कौन कौन सा होगा? तो एक्स वाई जेड, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है ना। अच्छा, ये होता क्या जी, एटम एक मान लीजिए एटम है, तो ये क्या शो करता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मतलब कहने का सेंस हो गया कि ये आपका जो पार्टिकल्स होगा या तो एक्स के लोग मूव कर सकता है, नहीं तो वाई के लोग मूव कर सकता है, नहीं तो जेड के लोग मूव कर सकता है। तीनों में से किसी भी एक्सिस के लोग मूव कर सकता है अगर स्पेस में मूव करने की बात हम कह रहे हैं तो। ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं कि सर प्लेन में क्यों नहीं मूव कर रहे थे? प्लेन में जो मूव किया तो वही कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, कॉम्बिनेशन ऑफ वाई एंड जेड, कॉम्बिनेशन ऑफ जेड एंड एक्स, यही आपका हो गया ना। तो ओवरऑल आपका क्या है, 3 ही एक्सिस से काम चल जाएगा ना मेरा। ठीक है, चलिए, तो यही आपका हो गया कि किसी भी पार्टिकुलर एटम का अगर पोजीशन आपको दिखाना होगा स्पेस में, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 तरीके के एक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल्स के पास n एटम है तो उसको 3 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है ना। तो फॉर अ मॉलिक्यूल हैविंग n एटम्स पोसेसेस 3 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। किसी मॉलिक्यूल्स के पास आपका क्या जी n एटम है, तो वहां पे बोल सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ n आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस एटम के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आपका जी, 3 तरीके का है। x के लोग मूव कर सकता है, y के लोग मूव कर सकता है, z के लोग मूव कर सकता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। तो उसी तरह का क्या होगा जी, एक आपका मॉलिक्यूल जिसके पास क्या होगा, n एटम रहेगा, तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आपका हो जाएगा जी, 3n हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात। चलिए अब देखिए आपका क्या होगा जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। तो वहां पे क्या होता है कि कोई भी अगर थर्मल एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करता है, गैसेस कोई भी आपका क्या होता है थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो सारा का सारा थर्मल एनर्जी क्या होता है आपका क्या होता है, किस में कन्वर्ट होता है? तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, मेरी बात को फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई भी गैसेज आपका क्या करेगा, वो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, थर्मल एनर्जी कहने का सेंस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें जी, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला जो आपका होगा जी कैटेगराइज जो किया गया है, ट्रांसलेशनल मूवमेंट, मतलब ट्रांसलेशनल मूवमेंट मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन के रूप में मूवमेंट करने की वजह से जो होगा, जो आपका उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल मूवमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया इंटरनल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इंटरनल मूवमेंट 2 तरीके से हो सकता है, एक तो गोल गोल घूमेगा तो जो आपका हो गया रोटेशनल मोशन, और दूसरा हो सकता है वाइब्रेट, हो सकता है वाइब्रेट, है ना। तो आपका क्या हुआ, वाइब्रेशनल मोशन, है ना। तो यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास तो देख सकते हैं
हमारे पास देख सकते हैं कि ओवरऑल टोटल आपका क्या है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है जी हमारे पास, तो 3n है ना। किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है जी, 3n है, ठीक है ना। तो वहां पे 3n में से कितना पार्ट आपका क्या होगा जी, ट्रांसलेशनल में जाएगा, और कितना पार्ट रोटेशनल में जाएगा, और कितना पार्ट आपका क्या होगा जी, वो वाइब्रेशनल में जाएगा। मतलब कहने का सेंस होगा कि 3 टाइम्स ऑफ n जो है आपका है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल है, उसमें से कितना पोर्शन आपका क्या होगा जी, ट्रांसलेशनल में होगा। मतलब ट्रांसलेशनल में आपका क्या होगा, कितने तरीके के डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, रोटेशनल में कितने तरीके के डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, और वाइब्रेशनल में कितने तरीके के डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। इसको अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास अगर n एटम्स है तो उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन के द्वारा आपका ट्रांसलेशन के अलोंग आपका क्या होगा, कितना होगा उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कितने तरीके से वो ट्रांसलेट हो सकता है ना, कितने तरीके से क्या हो सकता है, ट्रांसलेट हो सकता है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर रोटेशनल की बात करें तो कितने तरीके से रोटेट हो सकता है वो, है ना, कितने तरीके से रोटेट हो सकता है, कितने डिफरेंट तरीके से रोटेट हो सकता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइब्रेशनल की, तो वो कितने तरीके से वाइब्रेट हो सकता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन अब करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप सभी आते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक्चुअली में क्या मीनिंग हो रहा है यहां पे हम लोग इसके द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, ट्राइटॉमिक गैस, 3 तरीके के गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो चलिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात करते हैं। तो ये मोनो एटॉमिक गैस आपका क्या होगा जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। अब ये क्या कर सकता है, ये इधर भी मूव कर सकता है ट्रांसलेशनली, अगर सीधा मूव करेगा बिना अपना घूमे हुए, बिना रोटेट हुए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये आराम से इधर भी मूव कर सकता है, ये वाई की तरफ भी आ सकता है, ये आपका क्या होगा, सॉरी ये जेड वाई की तरफ भी जा सकता है, ये आपका क्या होगा, जेड की तरफ भी आ सकता है। मतलब एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सिस के लॉन्ग में आपका क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो ये आपका हो गया जी, इसके पास 3 तरीके का ट्रांसलेशनल बोल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। मतलब वो पूरी तरह फ्री है तीनों एक्सिस के लॉन्ग में मूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशनल की बात करते हैं, 3 तरीके का हो गया। अब ये देखिए मैं रोटेशनल की बात करता हूं, तो अब ये आपका क्या होगा जी, वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करे या एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करे या जेड के लॉन्ग रोटेट करे, तीनों कंडीशन में तो एक जैसा ही दिखेगा ना, ये है ना। अरे अगर वाई के लॉन्ग रोटेट करते रहेगा, आपका सिंगल एटम है तो सिंगल एटम है बिल्कुल स्फेरिकल, वाई के लॉन्ग रोटेट करते रहेगा, क्या पता चलेगा मुझे, एक्स के लॉन्ग रोटेट कर रहा है क्या पता चलेगा मुझे, जेड के लॉन्ग रोटेट कर रहा है क्या पता चलेगा मुझे। मतलब कहने का सेंस है आपका मोनो एटॉमिक गैसेस में रोटेशनल वाली जो बात करेंगे और वाइब्रेशनल वाली बात करेंगे, किस एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है ये कुछ आपका नहीं पता चलेगा। मतलब कहने का सेंस है कि ये ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, उसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। हम लोग सीधा समझेंगे कि अगर इसको कहीं से भी ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो अपना एनर्जी पूरी तरह क्या करेगा जी, एक ही चीज में इन्वेस्ट करेगा, और वो क्या रहेगा आपका जी, तो ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल मोशन, वो जहां से भी आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो सारे के सारे एनर्जी को क्या करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन में ही क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो यहां से बोल सकते हैं कि इसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने तरीके का होगा, 3 तरीके का, रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0, तो नेट कितना 3 + 0 + 0 तो कितना आपका हो गया 3 हो गया इसके पास, ठीक है ना। डाई एटॉमिक गैस की बात करते हैं, जिसके पास क्या रहेगा, 2 एटम रहेगा। लीनियर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, है ना, 2 एटम है, लीनियर है। अब चलिए यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये आपका क्या है जी, यही आपका क्या है, एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। ये जो रेड कलर से मैं दिखाया यही आपका क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब जरा इसके बारे में सोचते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। ये वाई के लॉन्ग जा सकता है, ये एक्स के लॉन्ग जा सकता है, या तो इधर नहीं तो इधर जा सकता है, और ये जेड के लॉन्ग जा सकता है ना, जेड के लॉन्ग जा सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पे 3 तरीके से क्या कर सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, नो डाउट। तो इसके पास क्या रहेगा, 3 आपका क्या रहेगा, ट्रांसलेशनल बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, ट्रांसलेशनल रहेगा, क्लियर बात। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशनल की। तो रोटेशनल में देखिए आपका क्या होगा जी, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस पे प्लेस्ड है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे प्लेस्ड है। अब आपका क्या होगा, ये हो सकता है कि ये इस प्लेन में मूव करे, मतलब इस प्लेन में रोटेट करे। कहने का सेंस है ये बिल्कुल आपका क्या एक्स वाई प्लेन में आपका क्या करे, रोटेट करे। ये आपका क्या है, रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन, रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन। एक ये पॉसिबिलिटी है, देख लीजिए कितने तरीके का पॉसिबिलिटी बनता है। तो एक ये हो सकता है कि देखिए आपका ये बोर्ड आपका क्या है ना, बोर्ड आपका क्या एक्स वाई प्लेन है और उस पर जेड एक्सिस कुछ इस प्रकार से आपका क्या परपेंडिकुलर है। तो ये आपका मॉलिक्यूल जो है ना, ये बिल्कुल आपका क्या होगा, बोर्ड के प्लेन में ऐसे से करके नाच सकता है, ऐसे से घूम सकता है। तो कहने का सेंस हो गया ये एक्स वाई प्लेन में आराम से रोटेट कर सकता है। तो एक मुझे रोटेशनल निकल गया एक्स वाई प्लेन में। दूसरी हम बात करते हैं, तो दूसरा ये हो सकता है कि ये आपका एक्स वाई प्लेन में ना घूम करके ये एक्स जेड प्लेन में घूम जाए, है ना, ये एक्स जेड प्लेन में आपका क्या होगा, घूम जाए।
XZ प्लेन में, मतलब कहने का सेंस है ये आपका क्या था, ये था आपका XY प्लेन, बोर्ड का प्लेन था XY प्लेन, और ये वाला जो प्लेन है ना, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्लेन है ये जो मेरा हैंड का प्लेन है ये आपका क्या है जी, XZ प्लेन है, क्योंकि Z एक्सिस आपका क्या था, बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर Z एक्सिस है ना, X एक्सिस क्या है आपका जी, बिल्कुल ऐसा है, और Y एक्सिस ऐसा है, तो X एक्सिस Y एक्सिस ऐसा है, तो ये आपका हो गया XY प्लेन, और आपका क्या है Z एक्सिस इस प्रकार से है, तो ये आपका क्या होगा जी, ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, ये Z एक्सिस और इधर X एक्सिस, तो ये आपका क्या होगा, ये जो प्लेन होगा मेरा हैंड का प्लेन, ये आपका क्या होगा जी, कौन सा प्लेन होगा, तो ये आपका क्या होगा, ZX प्लेन होगा। तो देखिए आपका क्या होगा, ये लीनियर मॉलिक्यूल आपका कुछ इस प्रकार से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है ZX प्लेन में, तो एक आपका हो गया ZX प्लेन में मूव कर सकता है, यहाँ पे बोल सकते हैं रोटेशन इन ZX प्लेन है ना, ZX प्लेन में रोटेट कर सकता है। इसके पास दो पॉसिबिलिटी निकल के आया। तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये अपने एक्सिस पे ही आपका ऐसे करके घूम सकता है, अपने एक्सिस पे ऐसे करके घूम सकता है, तो ये ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, है ना, ये ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, क्योंकि ये अपने एक्सिस पे ऐसे करके घूम रहा है, तो ये ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, है ना, ये किसी प्लेन में नहीं मूव कर रहा है ना, किसी प्लेन में रोटेट नहीं कर रहा है, ये ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। इसलिए इसके पास क्या होता है जी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, दो तरीके का ही आपका क्या होगा, रोटेशनल आपका क्या होगा, इसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। एक अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग में है तो क्या होगा जी, XY और XZ, अगर Y एक्सिस में है तो XY और YZ, है ना, और आपका क्या होगा, अगर Z एक्सिस में है तो आपका क्या होगा जी, ZX, और आपका क्या होगा जी, वो YZ बोल सकते हैं, ZX और YZ बोल सकते हैं। क्लियर बात, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होगा, दो तरीके का क्या हो सकता है आपका जी, रोटेशनल बोल सकते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब देखिए तीन तरीके का निकल गया ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दो तरीके का निकल गया आपका क्या जी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, ऐसा बात करते हैं कि एन एटम रहता, वैसे इन जनरल ये फॉर्मूला जो लिखे हैं इन जनरल लिखे हैं, अगर मान लीजिए आपका क्या होगा, एन एटम रहता मॉलिक्यूल में, तो क्या होता है उसका टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होता। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 3n माइनस आपका क्या हो गया जी, 3 था ट्रांसलेशनल, 2 था कितना आपका जी, रोटेशनल। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ से 3n माइनस 5 जो हो गया, ये नंबर ऑफ वाइब्रेशनल आ गया। अब वैसे मैं डायएटॉमिक की बात कर रहा हूं, तो n के प्लेस पे तो 2 ही ना होगा, है ना, तो क्या आपका क्या होगा जी, वाइब्रेशनल यहां से कितना निकल के आएगा, तो 3 to the 6 - 5 मतलब कितना आपका हो गया जी, 1, तो वाइब्रेशनल आपका 1 हो जाएगा, है ना। क्लियर बात। तो देखिए सबको हम लोग ऐड करते थे, ये आपका क्या आता है जी, 3n आपका क्या हुआ, टोटल जो हो गया वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। क्लियर बात, ये 100% समझ में आ गई। चलिए अब आगे बात करते हैं, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए बात करते हैं कि ट्राई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। तो वही बात कि आपका ट्राई एटॉमिक गैस भी आपका क्या होगा, जैसे ट्राई एटॉमिक गैस या फिर नॉन लीनियर गैस बोल सकते हैं। तो जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल रहेगा वो भी 3 एक्सिस के लॉन्ग मूव कर ही सकता है, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस के लॉन्ग मूव आराम से कर सकता है। तो वो आपका क्या होगा जी, 3 हो गया, उसके पास ट्रांसलेशनल, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अब हम बात करते हैं इसके रोटेशनल की, तो जरा देखिएगा रोटेशनल की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए एक आपका क्या हो सकता है, एक आपका ये बिल्कुल आपका क्या जिस प्लेन में है उसी प्लेन में आराम से आपका रोटेट कर सकता है ना, जिस प्लेन में उस प्लेन में आराम से रोटेट कर सकता है। तो कहने का सेंस है एक आपका जो हो गया वो XY प्लेन हो गया रोटेशन का, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है आपका जी, तो दूसरा आपका क्या हो सकता है कि ये बिल्कुल आपका क्या है, Y एक्सिस पे आराम से ये 2 एटम रहेगा, और बाकी Y एक्सिस पे ये जो एटम है वो आराम से इस Y एक्सिस पे रहेगा, और 2 एटम जो है वो आपका क्या हो सकता है, बिल्कुल आपका क्या होगा जी, XZ प्लेन में रोटेट कर सकता है, XZ प्लेन में आपका क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है। तो ये दोनों का दोनों एटम क्या हो सकता है, XZ प्लेन में रोटेट कर सकता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं जी ZX जो हो गया, एक और आपका हो गया रोटेशन का प्लेन हो गया। अरे सीधा बात समझो ना, ऐसे करके ये आपका क्या है ना, ये आपका क्या है, इस तरह से है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये जो एटम है ना, ये जो एटम होगा वो बिल्कुल आपका क्या होगा, Y एक्सिस पे रहेगा, और ये एटम क्या था, X एक्सिस पे था। अब ये मॉलिक्यूल बिल्कुल इस तरह से रोटेट कर सकता है, और देख पा रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसे से करके रोटेट कर सकता है। देखिए ये अब मैं पूरे अपने हाथ को तो घुमा नहीं सकता, देखिए ऐसे करके रोटेट कर सकता है, ठीक है। चलिए ज़्यादा ट्विस्ट करें तो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका ऐसे करके रोटेट कर सकता है। तो यही बात आपका हो गया कि ये दोनों बिल्कुल आपका क्या हो सकता है, एक्जेक्ट में रोटेट कर सकता है। एक हमारे पास ये है कि ये दोनों अपने प्लेस पे ही रहेगा, और ये आपका क्या होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग में रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग में आपका क्या होगा, रोटेट कर सकता है। तो वाई और जेड के लॉन्ग में रोटेट कर रहा है ना, यहाँ से बोल सकते हैं जी आपका एक आपका हो गया जी वाई जेड हो गया। अरे बिल्कुल ये आइटम आपका क्या हुआ, ऐसे करके वाई एक्सिस को होते हुए फिर जेड एक्सिस को होते हुए फिर आपका क्या होगा जी, वो आपका क्या होगा, वाई एक्सिस को क्रॉस करते हुए फिर जेड एक्सिस को क्रॉस करते हुए ऐसे करके गोल घूमेगा, और ये दोनों का दोनों एटम क्या रहेगा, आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा। आप बिल्कुल ऐसा समझ लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 2 एटम था, है ना, यहाँ पे 2 एटम था और एक एटम था, वो ऐसे करके घूमेगा पूरा का पूरा,
है ना, ऐसे घूमेगा। तो ये आपका कौन सा प्लेन हो गया जी, ऊपर था वाई एक्सिस, आगे था आपका जेड एक्सिस, तो वाई जेड प्लेन में घूम रहा है ना, तो आपका क्या वाई जेड प्लेन हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 तरीके का क्या आपका हो गया जी, 3 तरीके का क्या आपका हो गया, तो रोटेशनल हो गया, है ना, 3 तरीके का रोटेशनल हो गया। और रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या आपका होगा जी, तो वाइब्रेशनल हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल हमारे पास होता है 3n होता है टोटल हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें से 3 हो गया ट्रांसलेशनल, 3 हो गया रोटेशनल, तो बाकी जो बचा होगा वाइब्रेशनल हो जाएगा। तो 3n-6 कर देंगे। अब आपको तो अच्छी तरह से पता है कि n के प्लेस पे क्या होगा, 3 ही होगा, तो यहाँ पे 3 होगा, तो 3 डालते हैं तो आपका वाइब्रेशनल निकल के आ जाता है 3। क्लियर बात। तो टोटल आपका सम यहाँ पे करके हम दिखा दिए 3n। तो यही आपका क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी थी, ठीक है ना। और अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ओर चलते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे हम लोग डिराइव करेंगे एटॉमिसिटी के लिए क्या किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला वगैरह को, सब कुछ को, ठीक है। चलिए मैं इसको करता हूँ इरेज। देखिए अब हम लोग का टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये क्या होता है जी, तो आप सीधा समझिए कि किसी भी गैस या सब्सटेंस को आप हीट करते हैं ना, हीट करते हैं तो वहां पे आपका क्या होगा जी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप इस तरह से समझो कि अगर उसके 1 ग्राम गैस को आप कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई देते हैं कि जिससे कि उस 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है ना। मतलब कहने का सेंस है किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस को, 1 ग्राम गैसेस सब्सटेंस को हीट करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने में टेम्परेचर में जितना आपको हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ा है, वही आपका क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस होता है। तो बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर by 1 degree centigrade of 1 gram gaseous substance called specific heat capacity of the गैस। मतलब किसी भी गैसेस सब्सटेंस को हीट करके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने में कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ा होगा, है ना। याद रखिए वो सब्सटेंस का मास क्या होना चाहिए जी, आपका 1 ग्राम। अब जितना मास रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे जी। तो यहां से देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला जो हो जाएगा, फॉर्मूला वो आप बोल सकते हैं क्या जी आपका, तो हीट टोटल हीट बोल सकते हैं, हीट सप्लाइड बोल सकते हैं, हीट सप्लाइड बाय आपका क्या होगा, मास इन ग्राम, है ना, मास इन ग्राम, और इनटू आपका क्या होगा जी, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर। ये किस में होना चाहिए, तो केल्विन में होना चाहिए, याद रखिएगा, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में। क्लियर बात, ठीक है ना। तो कहने का सेंस हीट कितना आप सप्लाई किए हैं, है ना, उस सब्सटेंस का मास कितना है, और आपका क्या है टेम्परेचर, आपका क्या है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि हीट का आपका जो एनर्जी सॉरी यूनिट होता है वो बोल सकते हैं कि कैलोरी, है ना। इसका आपका क्या होगा ग्राम, और इसका क्या होगा जी आपका, इसका ग्राम, तो बोल सकते हैं पर ग्राम, और इसका पर डिग्री, है ना, पर डिग्री। क्लियर बात। तो कहने का सेंस कितना अमाउंट ऑफ कैलोरी ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं 1 ग्राम सब्सटेंस को, जिससे कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके सारे के सारे गैसेस सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 कंडीशन में निकाला जाता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के कंडीशन में और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर के कंडीशन में। तो याद रखिएगा कि उन दोनों तरीके के कंडीशन में आपका क्या होगा जी, यहां पे याद रखिएगा इसको हम लोग वैसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा रहेगा सी भी, तो इसका मतलब समझ जाइएगा आपका जी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये जो कैलकुलेट किया गया है किस कंडीशन में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के कंडीशन में आपका क्या किया गया जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आपका मेजरमेंट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगर कहीं पे देखेंगे आप सीपी लिखा हुआ, तो यहां बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट
प्रेशर, है ना। कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मेजरमेंट किया गया होगा, तो वो याद रखिएगा आपका क्या होगा जी, वो उसको हम लोग सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जो हीट एनर्जी सप्लाई किया होगा ना, जो हीट एनर्जी सप्लाई किया होगा वो सिर्फ और सिर्फ, देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका आपका जो भी हीट एनर्जी सप्लाई किया होगा वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को रेज करने में लगा होगा। मतलब कहने का सेंस है, ये सीबी जो आपको होगा ये सिर्फ और सिर्फ बताएगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ होगा। तो यहां पे याद रखिएगा, इसके लिए आपका क्या होगा जी, ये आपका क्या होगा, ओनली, इस कंडीशन में ओनली रेज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आपका रेज क्या होगा। लेकिन इस केस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो एक्सपेंड करेगा ही ना जी, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो एक्सपेंड करेगा ही। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो भी हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपका सप्लाई किए होंगे तो वो वहाँ पे दो तरीके की चीज में आपका क्या होगा, यूज हो गया होगा। एक पहली बात क्या कि आपका काइनेटिक एनर्जी को रेज करने में, और दूसरी बात कि वॉल्यूम को एक्सपेंड करने में। तो यहाँ पे दो तरीके से एनर्जी खर्च हुआ होगा जी आपका। एक बोल सकते हैं आपका क्या जी, तो एक आपका क्या होगा जी, रेज इन काइनेटिक एनर्जी, दो तरीके का, और दूसरा आपका क्या होगा जी, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रेज किया होगा। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों का वैल्यू, सीबी का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाते हैं, ये आपका सीपी का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इसके वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन सबको क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपका क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो याद रखिए कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में होगा, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में होगा। तो मैं इसके बारे में बहुत विशेष नहीं लिखाऊंगा, डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, फालतू बातें ये, ठीक है ना। आप सीधा समझो कि क्या होगा, किसी भी गैसेस सब्सटेंस को हीट करके उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया गया है, और इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने में उसका जो होगा मास जो होना चाहिए 1 ग्राम होना चाहिए, और उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। याद रखिएगा, आप सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन में आप कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड कर दो तो डेफिनेशन ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखिए आपका क्या हो जाए, सिंस डिराइव करते हैं फॉर्मूला को, ठीक है ना, सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी आइडियल गैस, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है आइडियल गैस पे ही आपका क्या करता था, डिपेंड करता था। इज, देखिए क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपका 3/2 RT, है ना, 3/2 RT, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब देखिए आपका क्या हो जी, इफ टेम्परेचर, देखिए ये है इनिशियल, है ना, इफ टेम्परेचर बिकम्स, देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है ना, मतलब क्या का सेंस आपका T+1 हो जाता है। तो यहां से देखिए तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगा आपका जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वो 3/2 R और T+1 हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा के ही निकालते हैं, जितना डेल्टा के ही होगा, है ना, जितना डेल्टा के ही होगा वही आपका क्या होगा जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका क्या होगा, जितना भी हीट एनर्जी सप्लाई किए वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट कहाँ हुआ होगा जी, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट हुआ होगा जी काइनेटिक एनर्जी के आपका इंक्रीजमेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ सबका निकल करके आ गया 3/2 R, और यही आपका क्या है जी, CV। यहाँ पे बोल सकते हैं आप ओवरऑल, यहाँ पे आप बोल सकते हैं टोटल हीट एनर्जी आर यूज्ड इन रेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, है ना। टोटल जो आपका क्या होगा जी, वो एनर्जी जो हीट एनर्जी सप्लाई किया गया वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाकर के इन्वेस्ट होगा जी, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के आपका क्या होगा जी, इंक्रीजमेंट में, ठीक है ना। वॉल्यूम यहाँ पे एक्सपेंड नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सिर्फ इसलिए क्या होगा, सारा का सारा एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में ही चला जाएगा। यहाँ से देखिए आप ओवरऑल बोल सकते हैं जी। अच्छा, ये आपका क्या होता है जी, ये जो हुआ है जब का फॉर मोनोटॉमिक गैस, याद रखिएगा ये CV = 3/2 R जो हुआ है ये किसके लिए आपका हुआ जी, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है ना, जिसमें एटॉमिसिटी 1 रहेगा उसी के लिए आपका क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। क्योंकि आपका क्या होता है, ये 1 मोल के लिए भी वैसे भी होता है, 1 मोल के लिए वैसे हम लोग एटम की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपका क्या होगा जी, n के प्लेस पे आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 ही होगा। तो कहने का सेंस 3/2 ये आपका R हो गया। अगर मैं बात करूंगा, अगर देखिए आपका क्या होगा जी,
फॉर पॉली एटॉमिक की बात करते हैं, पॉली एटॉमिक गैस की बात करते हैं, तो उसके लिए Cv का जो वैल्यू होगा वो 3/2r और प्लस x है ना, 3/2r प्लस x ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, जब का क्या क्या हो सकता है, तो मैं लिख देता हूँ फटाफट। देखिए अगर मैं डायटोमिक के लिए बात करूंगा, डायटोमिक के लिए, तो डायटोमिक के लिए याद रखिएगा इस x का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा जी कितना, तो बोल सकते हैं r हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं ट्राई एटॉमिक की बात करता हूँ, ट्राई एटॉमिक की, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो आपका क्या होगा 3r/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरह मैं टेट्राएटॉमिक की बात करूंगा, तो फिर से आप इसमें एक r आपका 1/2r ऐड कर दो, है ना, 1/2r r/2 ऐड आप करते जाओ, इस तरह से आपका क्या होगा जो निकलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से होता था। जरा ध्यान रखिएगा कि डायटोमिक गैस के लिए आपका क्या होगा जी, आप बोल सकते हैं कि डायटोमिक गैस के लिए ओवरऑल कितना आपका हो जाएगा जी, Cv इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसमें 3/2r और प्लस आपका क्या होगा r जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, तो 5r/2 आ जाएगा। और यहाँ पे आप जोड़ेंगे जब का क्या ट्राइएटॉमिक गैस है ना, तो ट्राइएटॉमिक गैस के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या 3r/2 है ना, तो 3r/2 अगर ऐड करेंगे आप, तो यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा जी, Cv इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, तो 3r आ जाएगा, क्योंकि आपका क्या हो दोनों जोड़ने के बाद 3/2r जोड़ने के बाद आपका क्या बचेगा 3r ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया फिनिश। और अब हम लोग चलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बात होती है, तो देखिए आपका क्या हुआ जी एट कांस्टेंट प्रेशर, देखिए किसी भी आपका क्या होगा जी, किसी भी आपका क्या होगा, ये आपका क्या है कंटेनर है, ठीक है ना, ये कंटेनर है। अब जरा ध्यान देखिएगा कि इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट है, आप इसको हीट कर रहे हैं ना, आप इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो आपका हो गया हीट जो हो गया ना, ये दो चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक आपका क्या होगा जी काइनेटिक एनर्जी में, और प्लस आपका क्या होगा जी एक्सपेंशन इन वॉल्यूम में। तो आपका क्या होगा ये जो हीट एनर्जी जो सप्लाई की है दो चीज में आपका कन्वर्ट होगा, एक होगा काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीजमेंट में, और दूसरा आपका क्या होगा जी एक्सपेंशन इन वॉल्यूम में, है ना, क्लियर बात। तो यहां से आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेंशन तो हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं जी, किसके द्वारा, तो आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, और आपका एक्सपेंशन इन वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कहानी आपका क्या होगा निकल कर के आ जाएगा। तो देखिए तो आपका क्या होगा जी डेल्टा के ई का वैल्यू इससे पहले भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या आपका आया था जी 3/2r आया था, 3/2r। इन जनरल अगर बात करते हैं ये आपका किसके लिए था, ये किसके लिए था आपका जी, ये किसके लिए था, तो ये था फॉर मोनो एटॉमिक के लिए, है ना, मोनो एटॉमिक के लिए। अरे अभी जस्ट मैं कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। और फिर पॉली एटॉमिक के लिए बात करेंगे तो कितना आपका आएगा जी, तो 3/2r प्लस x, है ना, ये आपका किसके लिए आपका होगा जी, तो पॉली एटॉमिक के लिए। ये आपका क्या होगा किसके लिए आपका होगा जी, तो पॉली एटॉमिक के लिए। तो ओनली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग आपका क्या होगा कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको हम लोग लिए थे Cv, ये क्या था Cv था, आप इसको भी बोल सकते हैं Cv। ये आपका मोनोटॉमिक के लिए और ये आपका होगा पॉली एटॉमिक के लिए। तो ओनली इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका क्या होगा फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा सिंस PV इक्वल टू, देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक्सपेंशन इन वॉल्यूम की, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए कि मैं ये क्या लिखा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका क्या हो जी एक्सपेंशन इन वॉल्यूम में इसमें कितना वर्क होगा, तो यहाँ पे देखिए PV इक्वल टू लिखा करते हैं RT, है ना, 1 मोल के लिए या फिर आपका 1 सिंगल आइटम के लिए या फिर 1 मोल के लिए ऐसा लिखा करते हैं। तो यहाँ से देखिए PV इक्वल टू RT लिखते हैं। अब देखिए तो आपका क्या होगा जी इफ टेम्परेचर T डैश जो होगा वो T+1 होगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं आपका क्या, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं P, तो वॉल्यूम भी आपका क्या होगा जी, वॉल्यूम जो आपका होगा V जो होगा वो आपका क्या होगा V प्लस डेल्टा V में कन्वर्ट हो जाएगा। तो P इंटू V प्लस डेल्टा V मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, मान लीजिए डेल्टा V का इंक्रीजमेंट हो गया, इक्वल टू क्या होगा R और T+1 हो गया। तो अब देखिए इस ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो देखिए आपका क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, है ना। तो यहाँ से देखिए आपका क्या बचेगा PV कैंसिल, तो बचेगा आपका यहाँ पे P डेल्टा V इक्वल टू यहाँ पे RT कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे R, है ना। तो ये P डेल्टा V प्लस
मतलब P डेल्टा V इक्वल टू R हो गया। तो देखिए इसको हम लोग क्या किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं जी, Cp से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Cp जो आपको ओवरऑल जो आ रहा है वो Cp है क्या, तो Cp दो चीज का कॉम्बिनेशन है, एक आपका क्या है काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट और एक आपका क्या वॉल्यूम एक्सपेंशन में, मतलब कहने का सेंस आपका क्या होगा जी, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट और एक आपका क्या है वॉल्यूम एक्सपेंशन में, है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन में। तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट वाली जो बात है वो क्या निकल के आया था, Cv निकल करके आया था। तो यहाँ पे बोल सकते हैं Cv, है ना, ये आपका क्या है Cv है आपका Cv, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर पूरे एटॉमिक गैस के लिए बात करेंगे, चलिए लिख ही देते हैं, चलिए यहाँ पे बोल सकते हैं Cv और प्लस वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो आपका हो गया R। तो यहाँ से Cp माइनस Cv इक्वल टू ऑलवेज रखिएगा दिमाग में R, ठीक है ना। या फिर अगर आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं Cp इक्वल टू क्या, Cv का जो एक जनरल फॉर्मूला जो है जो पॉलीएटॉमिक गैस के लिए वो क्या है आपका जी 3/2 R प्लस x, है ना, ये था। और आपका क्या है जी यहाँ पे आपका R है ना, R है ना, तो यहाँ से देखिए आपका R, ये Cp इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग जो 3/2 R, ये R का एडिशन हो जाएगा तो यहाँ से कितना आपका होगा जी 5 तो प्लस x, यहाँ से कुछ इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हुआ Cp का वैल्यू निकल करके आ गया। तो इस फार्मूला को, इस महानुभाव फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी उसी से आपका क्या होगा, इसी से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और अब मैं चलता हूँ एटॉमिसिटी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका क्या हुआ, मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं तो उसमें सारा का सारा नोबल गैस आ जाएगा, He हो गया, Ne हो गया, है ना, Ar हो गया, ATC, ये सब का सब क्या होता है आपका जी कि मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे जी, Cv जो लिखेंगे तो Cv आपका क्या होगा, आपका 3R/2 हो जाएगा। और Cp की बात करेंगे तो आपको पता था Cv प्लस क्या होता है आपका जी R होता है। तो यहाँ से देखिए क्या है आपका 3R/2 और प्लस आपका क्या होगा R। याद रखिएगा एटॉमिसिटी जो है ना हम लोग गामा के वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। ये गामा आपका क्या होता है Cp/Cv होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, है ना। तो अब देखिए आपका क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करते हैं मोनोटॉमिक गैस के लिए जो होगा Cp/Cv। तो आपका इसका वैल्यू कितना आएगा जी, तो 5R/2 डिवाइडेड बाई 3R/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, मतलब 5/3 मतलब कितना आपका 1.66। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए याद रखिएगा कि गामा का वैल्यू होता है कितना, जब का मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपका क्या होगा, गामा का वैल्यू वो 1.66 होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब बात करते हैं डाई एटॉमिक के लिए। तो डाई एटॉमिक की बात करते हैं, डाई एटॉमिक गैस की बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है, तो देखिए आपका क्या होगा Cv इक्वल टू जो हो जाएगा वो 3/2R और प्लस आपको क्या बोले थे R लिखने के लिए, है ना। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, ये आपका क्या होगा 5R/2 हो जाएगा। और Cp इक्वल टू जो होता है वो Cv प्लस R होता है, मतलब 5/2R प्लस R, तो मतलब कितना आपका होगा 7R/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए गामा जो कैलकुलेट करेंगे Cv/Cv तो कितना आपका आएगा जी, तो 7R/5R हो जाएगा, क्योंकि आपका 2 तक कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो RR भी कैंसिल, तो यहाँ से आपका 1.4 आ जाएगा, ठीक है ना, 1.4। तो ध्यान रखिएगा कि डाई एटॉमिक के लिए आपका क्या होगा, गामा का वैल्यू क्या होना चाहिए, जबका वो 1.4 होना चाहिए। मोनोटॉमिक गैस के लिए आपका क्या होगा, गामा का वैल्यू क्या होना चाहिए था आपका जी, तो 1.66 होना चाहिए। चलिए हम लोग ट्राइएटॉमिक गैस के लिए बात कर लेते हैं। तो चलिए ट्राइएटॉमिक गैस के लिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ। अच्छा डायटॉमिक में आपका क्या क्या हो जाएगा जी, तो O2 हो सकता है, N2 हो सकता है ना, आपका Cl2 हो सकता है, ये ATC, है ना, ये सब हो सकता है। ट्राई एटॉमिक के लिए बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए तो इसमें आपका क्या होगा जी, ये आपका क्या क्या हो सकता है, O3 हो सकता है, ठीक है, और भी जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक। चलिए तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ तो Cv का वैल्यू कितना आपका होगा जी, तो मैं 3/2R और प्लस क्या बोला था 3R/2, क्योंकि x का वैल्यू 3R/2 हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा 3R हो जाएगा, है ना, 3R हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए ये आपका कुछ इस तरीके से निकल गया। तो Cp इक्वल टू कितना आपका आएगा जी, तो Cp इक्वल टू जो हो जाएगा आपका Cv प्लस R, मतलब वो आपका हो जाएगा 3R प्लस 1R 4R हो जाएगा, 4R हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं चलिए हमारा एक गामा निकालता हूँ, तो Cp/Cv तो वो कितना आपका आएगा जी 4/3, है ना। तो ये आपका क्या होगा 1.33, मतलब आपका क्या होगा 1.33 जो हो गया, ये किसके लिए आपका हो गया जी, तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए हो गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा आपका डाई एटॉमिक के लिए 1.66, सॉरी मोनोएटॉमिक के लिए 1.66, डाई एटॉमिक के लिए आपका क्या 1.4
4 और आपका क्या होगा जी, ट्राइएटॉमिकली आपका क्या होगा 1.33 होगा आपका जी ये गामा का वैल्यू। और इसी गामा के वैल्यू से क्या करते हैं, एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आएगा। इसका जल्दी से ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट्स, ठीक है ना। और ये आपको यहाँ पे इसका कहानी हो गया खत्म। अब आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में कि गैसेस के बीच में किस तरीके के मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं, ठीक है ना। यही सेम टॉपिक आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ना था और यही सेम टॉपिक आपको गैस स्टेट में ही पढ़ना है, बट मैं सभी स्टूडेंट्स को बोला था कि मैं इसको गैस स्टेट में ही डील कर लूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो सेशन जो रहेगा दैट इज कल जो रहेगा वो आपको क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेगा। उसमें मैं 2 लेक्चर दूंगा। एक लेक्चर जो रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे रहेगा और दूसरा लेक्चर जो रहेगा वान डेर वाल फोर्स पे रहेगा। ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ये वीडियो सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, एक बेहतर सा कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।